देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत इस मुल्क के अहम और पेचीदा तरीन मसाइल हैं, मगर चंद खुद गर्ज और बेहिस सियासी लीडर हमें इस तरफ असल मसाइल की तरफ आने नहीं दे रहे हैं। पिछले 10 माह से अपनी हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश का राग लापने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके वुज़रा को अभी समझ आने लगा है कि उनकी हुकूमत साबिक जनरल बाजवा ने गिराई थी, अमरीका ने नहीं। अपनी हुकूमत के दौरान जनरल बाजवा की तारीफ करने वाले इमरान खान अब मुल्क को दरपेश मसाइल का जिम्मेदार जनरल बाजवा को समझते हैं। ऐसा कहना था अतातार का, जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साइफर लहराया गया, ये एक बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की गई अपने सियासी बयानिए की खातिर। साइफर लहराया और कहा अमरीकी साजिश है। आज कह रहे हैं नहीं, ये जनरल बाजवा की साजिश थी, वो सुपर किंग थे। ओ भाई, आप तो कहते थे मैं बड़ा ताकतवर हूं, कभी अमेरिका है कभी जनरल बाजवा है, तो आप सियासत से दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते? ये जो बात है कि ये अमेरिकी साजिश थी कि नहीं थी, इंपोर्टेड हुकूमत के ट्रेंड चलाए गए, इंपोर्टेड हुकूमत के ट्रेंड आज भी चल रहे हैं, तो शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, गैरत नाम की चीज नहीं है आप में? आपसे बड़ा मुनाफिक पाकिस्तान की सियासत में नहीं पैदा हुआ। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ के रहनुमा भी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती रवैये और उसके आने वाले नताइज के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे जितनी कोशिश करे, हम उसको इंतखाबात से भागने नहीं देंगे और घसीट कर इंतखाबात तलाएंगे। क्या कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। बिल्कुल इस वक्त एक बचगाना तरीके से पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये इसके अंदर नाकाम होंगे। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो कामयाब होगी। और बार बार मैं ये दोहराता हूं, इंशाअल्लाह ताला ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लें, चाहे घसीट के ले जाना पड़े। वो शहबाज शरीफ ने तो कहा था वो घसीटेंगे जरदारी को सड़कों पर, लाड़काना और कराची और लाहौर और पता नहीं किन के सड़कों पर उन्होंने घसीटना था, तो वो घसीट के तो वो जरदारी साहब की गोद में जाके बैठ गए। लेकिन इनको अगर घसीट कर भी ले जाना पड़ा तो घसीट कर भी ले जाके इनको इलेक्शन तक लेके जाना है और इनको अवाम के सामने खड़ा करना है। फिर जो भी अवाम फैसला करे वो हमें कबूल होगा। नाज़रीन, अभी चंद रोज पहले तक हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स का एक तवील सिलसिला जारी था, जिसमें कुछ तवक्कुफ आया था, मगर अब से कुछ देर पहले आज फिर वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह एक नई ऑडियो लीक के साथ स्क्रीन पर आए हैं और इस मरतबा साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें वो किसी केस के हवाले से बात कर रहे हैं। इस मुबैना ऑडियो में क्या बात हो रही है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ, लेकिन वो फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है। मैं जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर लेता। काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर, एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप क्यों नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। जी वो मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जो मखा का केस है। अच्छा चलो, मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਰਾਓ ਨਾ ਜੀ, कोशिश बिल्कुल कोशिश कर लांगे। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, हाँ ठीक है जी, बड़ा दबंग है। हाँ नहीं है।
दूसरी जानिब कल साबिक वजीर आजम इमरान खान ने इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमानत खारिज होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत ने उन्हें तलब भी किया मेडिकल वजूहात की बिना पर, मगर वो अब तक अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। अदालत ने उनको बार बार मोहलत दी कि आप पेश हो जाएं। कल दिन में 3 दफा उनको मोहलत दी गई, फिर आज सुबह से उनको 2 से 3 दफा मोहलत दी गई, लेकिन वो नहीं पेश हुए, जिसके बाद उनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त अब खारिज कर दी गई है। और इस मामले पर तहरीक इंसाफ और पीडीएम में एक नई बहस भी चल पड़ी है। इस हवाले से कल फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालतें तहरीक इंसाफ के मुकाबले में दूसरे लोगों के बयान का नोटिस नहीं लेती हैं, जिससे साबित होता है कि अगर इदारों पर बढ़ चढ़ कर बात करो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मजीद क्या कहा, ये आपको वो सुनवाते हैं। एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल इस वक्त अदालतों के खिलाफ चला रहा है, हमारे खिलाफ तो छोटी सी बात के ऊपर आप जो है वो नोटिस भी देते हैं, कंटेम्प्ट भी करते हैं। मैं हैरान हूं कि इस वक्त मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नजर नहीं आया। मरियम नवाज खुलेआम धमकियां दे रही हैं अदालतों से, खुलेआम धमकियां दे रही हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, और इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। इससे जो है वो ये बात सामने आएगी कि अगर आप चढ़ के रहें तो फिर ठीक है, अगर आप चढ़ के नहीं रहते तो फिर अदारे जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अदालत की तरफ से साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को अदालत में पेश होने के लिए दी जाने वाली मोहलत के हवाले से बात करते हुए आज फिर एक मरतबा फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से बात की और उनका कहना था कि बेवजह गद्दारी के मुकदमात बनाने की रविश को बंद किया जाए। क्या कहा, आइए आपको फिर सुनवाते हैं। मेरी नज़र में ये जो मुकदमे हैं इनको फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाए, ख़त्म किया जाए। दहशतगर्दी पाकिस्तान में बड़ा अहम मसला है। आप जब इंसदाद दहशतगर्दी के कानून को इस गैर संजीदगी से इस्तेमाल करते हैं, आप अपने टेररिज्म लॉज को कमज़ोर कर रहे हैं। 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का कह चुका है इस तरह के सियासी मुकदमों में एंटी टेररिज्म जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की परवाह नहीं की जा रही। इसी कोर्ट ने मेरी हाजिरी का हुक्म दिया था अपने पास, वो कोर्ट का फैसला SHO इस्लामाबाद ने जूते की नोक पे रखा, इंप्लीमेंट नहीं किया। शेख रशीद को इस्लामाबाद कोर्ट ने बेल दी, उनको दूसरे केस में डाल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कराएं इस्लामाबाद में, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। जो दिल करता है वो फैसला इम्प्लीमेंट होता है, जो दिल नहीं करता वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता। दूसरी जानिब गद्दारी के मुकदमे में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा और जो तहफ़्फ़ुज़ात है जिसमें वो बार बार कह रही है कि जिस सिर्फ हमें घसीटा जा रहा है कोर्ट्स के अंदर, वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है। साथ ही इमरान खान साहब ने इस बात पे तहकीकात के लिए सदर को खत लिख दिया है कि जनरल बाजवा किस हैसियत से रिकॉर्डिंग का इख्तियार रखते थे, और ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग होती रही जो कि अब तक भी चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी सब पे बात करेंगे जी। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद है अकरम चीमा साहब हैं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही ज्वाइन करें फैसल चौधरी साहब हैं, कानूनी माहिर हैं सीनियर, उनको खुशामदीद कहती हूँ। सेंटर सैफुल्लाह मक्सी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शकीला लुकमान साहब हैं मेंबर कौमी असेंबली से मुस्लिम लीग नून से। आप सारे मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आऊँगी अकरम चीमा साहब। खान साहब जा रहे हैं, ना जा रहे हैं, क्या हो रहा है? दरख्वास्त जो है वो खारिज भी हो गई है जमानत की के हवाले से। अब ये जो मामला है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल एडवाइजर्स का भी होता है, पार्टी के जो अहम ओहदेदार होते हैं उनकी तरफ से भी जो पार्टी का चेयरमैन होता है उसको मशवरे दिए जा रहे होते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं और वो ये कहते हैं कि जी ये गलत मशवरा है कि जी वो ना जाएं, उनको पेश हो जाना चाहिए था, उनको ज़मानत मिल जानी थी। और एक स्कूल ऑफ थॉट आपकी पार्टी में कहता है कि जो हो रहा है वो, तो आप क्या रहे हैं? आप लोग को लग रहा है कि इज दिस द राइट वे टू डू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क के अंदर तारीख गवाह है। इस मुल्क की अगर तारीख के औराक अगर आप पलट के देखती हैं तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जान को इस वक्त संगीन ख़तरात लाहक हैं।
ख़ास तौर पे ये जो जानलेवा उनके ऊपर हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हैं और अभी तक वो सही तरीके से चल नहीं पा रहे। डॉक्टर्स ने उनको 15 दिन मज़ीद आराम का मशवरा दिया है कि खान साहब आप आराम करें। ये डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर है। और इसके अलावा देखें, जो संगीन ख़तरात लाहक हैं, इसकी श्योरिटी कौन देगा? इस मुल्क के अंदर इससे पहले भी तो अलमिए हो चुके हैं। आपके सामने सानिया कारसाज हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जान लेने की कोशिश की गई, 135-40 लोग यहाँ पर सरेआम शहीद कर दिए गए और उसके ठीक 2 महीने बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रावलपिंडी में जान ले ली गई। तो आज तक उनके कातिल नहीं पकड़े गए। हालांकि उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत 5 साल इस मुल्क के अंदर रही, सूबा सिंध के अंदर उनकी अपनी हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक वो उस अजीम कौमी रहनुमा के कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। आज तक इस मुल्क के अंदर जितने भी सानियात हुए हैं, सिर्फ उसके ऊपर कमेटियां बनी और कमेटियों के इजलास हुए हैं और आज तक कोई भी चीज़ मंजर आम पर नहीं आई कि कौन सा वाक़या किसने किया और क्यों किया। और मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा किसी सूरत भी इमरान खान की जान के ऊपर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि अभी तक उनके जो ज़ख्म है वो मंदमिल नहीं हो सके और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। और ये कोर्ट्स को भी मालूम है, कोर्ट्स को भी मालूम है, अदालतें भी इसी मुल्क की हैं, अदालतों के जजेस भी इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी तमाम हक़ाइक़ के बारे में मालूमात हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है उसको मान लेना चाहिए। बात सिर्फ ज़मानत की है, वो कौन सा मुल्क से फ्लाई करके कहीं भाग रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक दिन भी किसी रहनुमा ने ये नहीं सोचा कि हम मुल्क छोड़ के भाग जाएं। तमाम के तमाम वज़रा, तमाम के तमाम अरकान असम्बली, तमाम के तमाम PTI के अहदेदारान इसी मुल्क के अंदर मौजूद हैं और हमने इसी मुल्क के अंदर जीना है, इसी मुल्क के अंदर मरना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उड़ी चली जा रही है इस मुल्क से। तो मैं समझता हूँ अदालतों को भी इदराक करना चाहिए, अदालतों को भी इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि वाकई उनकी जान को संगीन ख़तरात लाहक हैं। जबकि इससे पहले जो सानिया हुआ और जिसके नतीजे में वो अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी अता की और वो ज़ख्मी हैं अभी तक। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस स्टांस को भी समझना चाहिए अदालतों को। ओके, आज एडवोकेट फैसल चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगी। फैसल चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा फैसल चौधरी साहब, मैं बेसिकली जानना चाहूंगी कि ये जो इस वक्त कोर्ट में मामला उलझा हुआ है कि जी बेल का मामला है और अब तो जो अपडेट्स खासतौर पे इस पर इस वक्त आ रही हैं, तो इस सारे सिनारियों में चूंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, कानून को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आखिरकार अब आगे क्या होगा? क्या खान साहब प्रोटेक्ट है? क्योंकि हुकूमत की तो बार बार ये सामने आ रही है दरख्वास्त और बातें। बीबी राना सनाउल्लाह साहब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा था, वो कहते वज़ीर आज़म साहब इजाज़त दे दे तो खान साहब की गिरफ्तारी हो जानी है। जी वो तो बेल का मामला था। हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी। जी बेल का एक मैटर था, वो तो डिस्मिस हो गया मेरे ख्याल में नॉन प्रोसिक्यूशन, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो नहीं पेश हो सकते। सॉरी मुझे आपकी तरफ से वो शोर आ रहा है। हेलो जी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, कर सकते प्लीज? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी मैंने कहा वो तो बेल का मैटर था, वो डिस्मिस हो गया। इसके अलावा जो है वो अभी इमरान खान साहब की जो उसमें प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है। एक तो वो उनका मेडिकल का इशू है, दूसरा उनका सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है। तो वो एक्सपोज जो है उनके ऊपर कातलाना हमला भी हो चुका है और अपने खदशात का इजहार कर भी चुके हैं। तो इन खदशात की मौजूदगी में तो जज साहबान को तो बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा उनकी, क्योंकि या तो श्योर करें कि वो सिक्योरिटी कैसे फुल प्रूफ उनको देते हैं, और फिर वो जो उनका है टिबिया फ्रैक्चर जो है जिसको हम ये शिन बोन कहते हैं, शिन बोन का जो फ्रैक्चर है वो बहुत ही एक ऐसा, जब तक वो कंपोज नहीं हो सके, कंपोज ना हो जाए तो वो तो दोबारा वो हड्डी खुलने का होता है, खर्चा होता है। और वो इमरान खान साहब जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे तो बहुत ज्यादा मजमा लग जाता है। इस मजमे में अगर वो दोबारा हुआ है तो उनको डर ये है कि वो दोबारा शायद बेड रिटर्न हो जाएंगे फॉर अनदर 3 months, तो वो तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। तो ही इज केयरफुल। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इतना सीरियस इशू नहीं है जितना जो बनाया गया है इशू। वो तो अपेरेंटली तो लगता है बजट
महंगाई और न्यू टैक्सेस से तवज्जो हटाने के लिए जो है वो ये मामला है। ओके, ठीक हो गया। आपकी तरफ आती हूँ शकीला लुकमान साहिबा। शकीला लुकमान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जी आप लोगों ने चूंकि मिनी बजट पेश किया, महंगाई का एक तूफान आ गया है, फिर 22 रुपए एकदम से पेट्रोल के भी बढ़ा दिए, तो पहले ही मिनी बजट का भी तो उससे निकल ही नहीं पाए थे कि रात को एक और बम गिर गया, तो उसको आप लोग साइड करने के लिए सिर्फ एक तरीके का जो है ना वो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जी कोई खान साहब की गिरफ्तारी की बात है या कोई इस तरह का मामला है। जी शकीला साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा जी। पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि इमरान खान साहब का कह रहे हैं कि भाई 3-4 महीने हो गए हैं कि जी वो उनको गोलियां लगी और फिर प्लास्टर लगा हुआ। मैं एक छोटा सा इसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगी कि ये जब उनको लगा था, दूसरे दिन शाहिद थे और बेहतरीन स्पीचेस कर रहे थे और हर रोज कर रहे थे और फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, हर जगह जहाँ जाना होता है जाते हैं, और आज तक वो ठीक ही नहीं हो पा रहे। और फिर ये कह रहे हैं कि जी ये जो है अभी अब जब कोर्ट्स में जाने का होता है, कोर्ट्स जब अदालतें इनको बुलाती हैं, अदालतें, अच्छा मेरी बात खत्म होने दे प्लीज। और फिर जब अदालतों में जाते हैं तो जजेस उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर आपको सिक्योरिटी का मसला है तो हम पुलिस भेज देते हैं, अगर आपको आने का मसला है तो आपको व्हील चेयर दे देते हैं, हम आपको एम्बुलेंस दे देते हैं। वो सब कुछ प्रोवाइड करने के तैयार है इसके लिए, उसके बावजूद वो नहीं आना चाह रहे। इसका मतलब ये है कि वो अटेंड ही नहीं करना चाह रहे। आप जब अदालतें देखिए उस लाडले को कितना उसको जो रूम प्रोवाइड कर रही हैं, कितने नरम गोशा रखती हैं, कितने उसके हक में चीजें जा रही हैं। दिन में 4-4 दफा वो कहता है कि मैं अब देखिए 2 घंटे बाद बताऊंगा, 4 घंटे बाद बताऊंगा, रात को 8 बजे बताऊंगा, रात को 12 बजे बताऊंगा, सुबह 8:30 बजे फिर बताऊंगा। तो ये क्या मसला चल रहा है? क्या आम जो कोई जो इस तरह के लोग जो मुजरिम होते हैं या जिनके ऊपर केसेस होते हैं, क्या वो उनके साथ भी यही सलूक किया जाता है? जो इमरान खान साहब जो हर वक्त ये कहते थे कि कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्या ये बराबर है? खुद ही यानी आप दिन में कई दफा उनको अदालतें आपको बुलाती हैं और आप जाते नहीं हैं और कई महीनों से नहीं जा रहे। तो ये क्या तमाशा लगा हुआ है? आप कौन से किसकी बात कर रहे हैं? आपको अभी भी इनको शिकवा है कि हमारे हक में नहीं। अदालतें तो आपके लिए बहुत नरम गोशा रखती हैं और आपके हक में जब जज कहते हैं और आपको जो है वो कह देती हैं और रूम देती हैं कि कल आ जाएंगे, हम परसों आ जाएंगे, अब फिर मंडे के ऊपर केस चला गया। तो ये अभी और क्या चाहिए? ये किसी चीज पे उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक इनको जो है वो इमरान खान साहब को जो इस बात का जो उनके दिल में बैठा हुआ है कि मैंने वजीर आज़म बना, नो मैटर व्हाट, इस मुल्क के साथ हो जाए, अदालतों के साथ हो जाए, अदारों के साथ हो जाए, इनको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत चाहिए। अब दूसरी बात जो आपने की है कि मिनी बजट आ गया, बिल्कुल मिनी बजट आ गया। मिनी बजट जो है वो किसका दिया हुआ है? ये इसी हुकूमत का जो है किया धरा हम आज भुगत रहे हैं। इसी हुकूमत ने जो शराइत रखी थी, जो सख्त मुआहदे किए थे, उसी की ये आज कंटिन्यूशन है। आज जो महंगाई हो रही है, बेरोजगारी है, जो टैक्सेस लग रहे हैं, ये सब इनके मुआहदे किए हुए हैं, हमारा कोई मुआहदा नहीं किया हुआ। हम तो आके फंस गए। हमें कहते हैं ना क्यों लिया? अगर हम ना इस मुल्क की भाग दौड़ संभालते, पीडीएम ना संभालती, मखलूत हुकूमत ना इसका हाथ पकड़ती, तो ये कब से डिफॉल्ट होके कहाँ का कहाँ चला जाता। क्योंकि इमरान खान की इस मुल्क के बारे में पॉलिसी जो है वो कोई जो है ना मुल्क की खिदमत करने की कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन से लड़ाई, उनको चोर डाकू कहने की पॉलिसी रखी हुई है, जो ना हुकूमत में जब रहते हुए भी वही पॉलिसी थी, आज बाहर है तब भी वही पॉलिसी है। तो ये हमें मत ये दोष दें कि हमने ये महंगाई की है, ये हमें मत दोष दें कि IMF के साथ जो हुआ है वो हमारी वजह के साथ हुआ है। जब हमारी 4 साल पहले हमने हुकूमत की थी ना 13 to 18, तो उस वक्त जो है 17 था, तो उस वक्त हालात को आप अपने 4 साल के साथ मुकाबला करें, कंपेयर करें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि किसने क्या किया। बस मैं इतना ही कहूँगी। अच्छा, सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी विदा आवाज आ रही है। सेनेटर साहब, ये अब जाहिर आप पूरी शुरू से सारी बात सुन रहे हैं अब तक, और पॉइंट ये कि ये देखें ना, अब ये जो बजट आया है मिनी बजट, और जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसमें आप लोग भी बराबर के शरीक हैं, क्योंकि हुकूमत में इस वक्त आप भी मौजूद हैं और सारी सिचुएशन आपके सामने भी है
क्या आपके सामने फ्लड्स का मामला है सिंध के अंदर भी, और जो दीगर हालात इस वक्त हैं, क्या मुतहम्मिल हो सकता है एक आम इस वक्त मुल्क का शहरी, जो महंगाई इस वक्त कर दी गई है, या जिस किस्म की महंगाई का तूफान आ गया है, कि वो अपनी मौजूदा सूरत हाल में किसी किस्म की ज़िंदगी इस तरह से गुजार बसर कर सके जैसे कि चल रही है? जी देखें रिदा, बड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली किसी भी गवर्नमेंट के लिए इस तरह के इकदाम उठाना, और कोई गवर्नमेंट जो है स्पेशली इलेक्शन ईयर में इस तरह के मेजर लेने से गुरेज करती है, परहेज करती है। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज एक मुआहदा IMF के साथ सॉवरेन टर्म्स पे होता है, वो किसी एक हुकूमत का नहीं होता, और रियासत के साथ IMF का एक मुआहदा होता है, जिस मुआहदे को इन्होंने जिस तरह से भी किया उस टाइम पे पिछली गवर्नमेंट में PTI की, और उसके बाद खुद ही उस मुआहदे को पिछले साल के शुरू में उसको तोड़ दिया, उससे गुरेज कर गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान एज अ कंट्री को, नॉट एनी वन गवर्नमेंट, पाकिस्तान एज अ कंट्री हैज हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब हम दो ऑप्शंस थी, IMF से मुआहदा ना करते रिवाइज, तो आपको पता है कि बाकी जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस जिनके साथ हमारे बायलैटरल ताल्लुकात हैं, या फिर ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज जिनसे हम मदद ले सकते हैं, वो हर तरफ से इंडिकेशन यही आ रही थी कि चूंकि IMF एक स्टेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आई मीन हर किसी की उस पर अपनी राय हो सकती है, लेकिन वो है, और जब तक हम उस प्रोग्राम का हिस्सा ना बनते, या तो हमें बहुत महंगे टर्म्स पे बहुत बाकियों से डील करना पड़ेगा, क्या हम वो रूट ले लेते और उससे शायद महंगाई में और ज्यादा इजाफा करना पड़ता। किसी गवर्नमेंट को इस तरह की मिनी बजट लाने का शौक नहीं होता, बट ये कुछ प्री कंडीशंस ऐसी थी रेवेन्यू टारगेट्स मीट करने के लिए, तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जो खास PTI की दोबारा गवर्नमेंट आ जाए, हम जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, जो हमने एज अ कंट्री अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, हमारी आमदनी बहुत कम है, हम डॉलर में हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, डॉलर में हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, और हमारी रेमिटेंसेस जो है वो मीट नहीं कर पाती जो हमें जितने डॉलर्स की जरूरत होती है। गुजारिश है, ये सारी चीजें हैं जी सर, गुजारिश है को देखते हुए, फिर सॉरी मैं कंप्लीट कर लूं, इन सारी चीजों को देखते हुए मतलब नॉट जस्ट दिस वन गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट दैट हैज टू कम, फिर वो मेजर्स लेने पड़ेंगे। इस गवर्नमेंट ने वो मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट फेज होगा, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज द केस राइट नाउ। सर गुजारिश है कि आप लोगों ने टू ब्लेम ऑन द लास्ट गवर्नमेंट, जिन्होंने मुआहदे भी सख्त सर, लेकिन फिर उन मुआहदों पे ठहरे भी नहीं। सर गुजारिश है, मेरी बात सुन लीजिए ना, कि आपने ये 170 अरब के टैक्स लगाए, राइट, ऐसा ही है मिनी बजट में आम आदमी पे, और वो जो 1100 अरब रुपए जो आप लोगों ने माफ करवा लिए केसेस में अपने, तो क्या वो उधर से पैसा नहीं रिकवर हो जाता था? ये 170 अरब रुपए जो आप लोगों ने आवाम पे लगा दिया है, यही वही पैसा का रिकवर होकर आ जाता। वो तो नैब के सारे केसेस भी आप लोगों के बंद हो रहे हैं ना, सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी आप लोगों ने सारे जो है वो अपने वाइंड अप करा दिए हैं। जी देखिए, 1100 अरब एक विम्सिकल फिगर है, और वो इल्जामात थे, बेबुनियाद इल्जामात होंगे या नहीं होंगे वो कोर्ट्स ने प्रूव करने, और वो केसेस खत्म नहीं हुए, वो खाली नैब के परव्यू से मेरे ख्याल में चले गए हैं। तो उन्होंने अपने जहां तक पहुंचना है वो पहुंच जाएंगे। अगर किसी ने वाकई कोई ऐसी करप्शन की है या कोई नाजायज उनको कोई पैसे आए हैं इतने अरबों खरबों में जितना के इल्जाम लगाया जा रहा है, तो अगर वो प्रूव होते हैं तो फिर वो रिकवर होंगे थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर कोर्ट ऑफ लॉ। मेरी अपनी जाती राय में, कोई या माने या नहीं माने, नैब एक काला कानून है, और वो एक टूल एज अ टूल इस्तेमाल होता रहा है पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे,
तो मैं उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को इतना कहीं ज्यादा उसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता, नैब के इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को। हाँ, अकाउंटेबिलिटी का कानून होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का बड़ा सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और वो हर इदारे पे, हर इंसान के ऊपर लागू होना चाहिए बराबरी से। ओके, फैसल चौधरी साहब, इस पे कुछ, इस बात पे आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? ये जो मामला हुआ है कि वो जो केसेस थे सारे जिसमें सब क्लियर होते जा रहे हैं अब, और वो 1100 अरब रुपए जिसकी हम अब धुआइयाँ सुनते हैं कि जी के केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के और नैब में और हर तरफ, और कहाँ ये 170 अरब रुपए का लगा दिया, तो वो पैसे के रिकवर होकर आ जाते तो मुल्क को कौम का भला नहीं हो जाता? ये तो सारा जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन है उसका तो एक ही मकसद ये था कि जो इसके बेनिफिशरीज हैं उनके केस माफ करवाए जाएं, और जिस तरह से ये नैब की अमेंडमेंट्स की गई हैं और जिस तरह से जो 1100 अरब रुपए के केस माफ करवाए गए हैं, तो जाहिर है उसमें वो नेशनल सेक्टर का, कौमी खजाने का बहुत बड़ा आवाम का नुकसान है। और इस तरह के ये तो मकसद इस सारी रिजीम चेंज में जो हुआ है, जिन लोगों ने उसमें वोट दिए लो कॉन्फिडेंस में, वो शामिल थे सारे उसमें, जो दूसरी जमातें भी हैं जो कि बेनिफिशरी है सारे सिस्टम की। इस सारे सिस्टम में जो लूजर है, ये जो हार गया है, वो पाकिस्तान का अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं जो महंगाई की चक्की में भी पिस रहे हैं, नए टैक्सेशन में भी पिस रहे हैं। अशराफिया जो है वो तो उनकी जो बैरून मुल्क जायदादें हैं वो महंगी हो रही हैं, उनके पैसे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का कौमी खजाना कम हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इनफरादी तौर पे तो ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जिनकी 1100 अरब रुपए के केस माफ करवाए, जिस तरीके से माफ करवाए, हाथ की हथेली पे, जैसे एतजाज हसन साहब ने कहा कि हाथ की हथेली के ऊपर लिखे हुए केसेस, इतने साफ शफाफ ओपन एंड शट केसेस, इनको माफ करवाया गया, और उसमें जिस किरदार था बाज़ लोगों का वो अब बयां हो रहा है। तो इसमें तो बहुत ही आप कह सके काबिल मजम्मत भी है, अफसोस भी है, और इसकी बातों से मुल्क जो है वो इस यहाँ तक पहुंचा है, अब मज़ीद नीचे जाएगा। राइट, चलिए मैंने एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, वेट स्टिल ऑन दिस डिस्कशन विद आवर पैनलिस्ट। मैं एक ब्रेक पे जाती हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है थी ख़ास तौर पे इस हवाले से जी, दूसरी तरफ जहाँ पर ये सारे मामला है केसेस के, वहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और वो ये कि चाहे जो भी मामला हो, लेकिन मुल्क और वतन अपना होता है नाजरीन, और जब अपने वतन के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की का दबाव होता है या वो उस मुल्क की कंडीशन ख़राब होती है चाहे माशी लिहाज से, तो फिर सबकी जिम्मेदारी बनती है सियासी लिहाज से कि वो इस पे बैठे मिलजुल कर। अब ये भी नहीं हो सकता कि 1.5 ईंट की मस्जिद हर कोई खड़ा कर ले अपनी और बना ले। इसी पे थोड़ी सी अकरम चीमा साहब आपकी तरफ बात करूंगी मैं कि ये जो पहले हम अमरीकी साइफर की बात सुनते थे कि जी अमरीकी साइफर है, अमरीकी साइफर है, और अब जो खान साहब ने नया इंटरव्यू दिया अमरीकन टीवी चैनल को, उसके बाद से उन्होंने इस बात से बिल्कुल 360 एंगल बात चेंज कर दिया कि नहीं जी वो तो बाजवा साहब हर चीज़ के पीछे हैं। तो पहले तो बाजवा साहब की आप लोग तारीफ़ें करते थे अपने दौर में कि हर चीज़ बाजवा साहब की वजह से अच्छी हुई है, और अब जो है आप उनके खिलाफ बात भी कर रहे हैं, साथ ही आपका नैरेटिव भी 360 एंगल चेंज हो गया है कि नहीं जी उनकी वजह से नहीं, ये तो साइफर की वजह से नहीं हुआ, ये तो उन्होंने एक्चुअली मामला ख़राब किए जिसकी वजह से सारा हुआ। तो ये एकदम से नैरेटिव चेंज कैसे हो गया, कहाँ हो गया? कि पूरी कौम तो आपके साथ लगी हुई है, अभी भी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्विटर पे हैशटैग है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि मुल्क का मसला ये नहीं है जो आप जिस मौजू पे आप बात करना चाहती हैं। मुल्क का मसला खान साहब बात कर रहे हैं इस मौजू पे, जी, खान साहब बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने उसको
क्लैरिफाई किया, मजीद उस साइफर वाले इशू को मजीद क्लैरिफाई किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि ये किस तरीके से हुआ और किस तरीके से इसकी दागबेल पड़ी और किस तरीके से मिसगाइड किया गया, और ये सारी चीज़ें वो अपने इंटरव्यू में बता चुके। देखिए अवाम का मसला क्या है, अवाम का मसला इस वक्त ये है कि जो हुकूमत हटाई गई 60 रुपए वाला आटा आज 140 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं है अवाम के लिए। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 150 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल आज 300 रुपए लीटर लेने पे मजबूर हैं लोग। बेरोजगारी की इस मुल्क के अंदर इस वक्त मैं समझता हूँ कि फिगर जो है वो इंतहा के ऊपर है। कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग यहाँ से कारोबार छोड़ के अपना पैसा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का मसला है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर मीडिया को तवज्जो देनी चाहिए। देखें इस मुल्क का ये हाल 10 महीनों के अंदर जो किया गया है, 10 महीनों के अंदर तकरीबन हर गरीब आदमी के इस्तेमाल की हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं। दालों के रेट डबल हो चुके हैं, घी के रेट डबल हो चुके हैं, आटे के रेट डबल हो चुके हैं। अब अवाम को तो इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए। बहुत सारे सफ़ेद पोश ख़ानदानों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से फीसिस की वजह से हटा लिया है। लोग बच्चों की स्कूलों की फीसिस नहीं पे कर पा रहे। उसके अलावा अभी ये कल बजट आया है और आज से स्कूलों से पर्चे आने शुरू हो गए हैं कि जी 20% स्कूलों की फीसों में इजाफा किया जा रहा है। और रीज़न ये पेश की गई है कि जी हमारे बिजली के गैस बिल बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से हमें स्कूल रन करने के अंदर मुश्किलात पेश आ रही हैं। देखिए अवाम के तो ये मसाइल हैं, ये सारे का सारा जितना भी इस वक्त ये पेंडोरा बॉक्स केसेस का और ये तमाम चीज़ों का खोला जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की तवज्जो महंगाई से हटाने के लिए किया जा रहा है। अवाम की तवज्जो जो उनकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है उससे हटाने के लिए किया जा रहा है। अवाम के ये इश्यूज नहीं है, अवाम के इश्यूज ये हैं कि उनको जीने का हक दिया जाए इस वक्त, और जीने का हक उनको सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि देखिए हमारा तो एक मुतालबा है, एक शख्स जख्मी हालत में 2 महीने से 2.5 महीने से अपने घर पे बैठा हुआ है और ये पूरी हुकूमत जो है ना सुबह इनकी इमरान खान के नाम से शुरू होती है और रात को सोते वक्त इमरान खान का नाम लेकर सोते हैं। तो कौन सा इमरान खान ने ऐसा इधर कुछ कर दिया कि जिसकी वजह से इनको इतनी परेशानी लाक है। ये तो तजर्बेकार बन के आए थे, ये तो बहुत बड़े मईशतदान बन के आए थे। इनके पास तो 40 साल से इस मुल्क को लूटने का तजर्बा था और वही इन्होंने आके किया। और अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि जी नैब मुतनाज़ इदारा है और ये है। और भाई ये तो वो 1100 अरब रुपए के वही केसेस हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर बनाए और नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बनाए। अगर मैं अपने भाई की बात मान लूँ कि नैब एक मुतनाज़ इदारा है तो भाई 5 साल आप दोनों पार्टियों की हुकूमत रही है, आप नैब को उस वक्त ख़त्म कर देते। ठीक हो गया। अच्छा मैं आपकी तरफ आती हूँ शकीला लुकमान साहिबा। देखें चले मैं इनसे सवाल कर चुकी थी, वो जवाब अब जो भी अपनी मर्जी का दें। आपसे सवाल है, देखें कराची के अंदर डेयरी फार्म्स ने दूध की कीमत में मनमाने इजाफे का फैसला कर दिया है। आपकी इत्तेहादी हुकूमत, उनकी यहाँ पे आपकी इत्तेहादी जमात, सियासी जमात हुकूमत में जो मौजूद है, उनकी हुकूमत यहाँ सिंध के अंदर है। ठीक है, सनत आज की खबरें सुना रही हूँ आपको। सनतकारों ने बिजली गैस पर सब्सिडी खत्म करने से हालात के खराब होने के लिए बिल्कुल कह दिया है हुकूमत को और हाथ भी उठा लिए हैं। साथ रवा माली साल के 6 माह में बड़ी सनतों की पैदावार 3.68% कम हो गई है। IMF पैकेज से पाकिस्तान की मईशत बहाल नहीं होगी, ये मोडीज कह रहा है। सिमिलरली रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग गिराकर CCC कर दी है, जो कि हमारे पास माजी की हुकूमत में A या B होती थी, लेकिन अब बिल्कुल CCC में चली गई है। ये वो बातें जो मैं नहीं कह रही, ये जो आपकी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। सो अब आप मुझे बताएं आप लोग किस हाल में क्या करेंगे? मतलब सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं हो सकता, या फिर आप लोग हर बात में जवाब दे दें कि जी इमरान खान हर बात का जवाब है। तो इस तरह तो 22 करोड़ आबादी मुतमईन नहीं होगी ना। माजी में अगर इमरान खान की हुकूमत थी और आप लोग कहते थे कि जी ये ठीक नहीं कर रहा है, तो हम उनसे सवाल करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। अब इस वक्त आपकी हुकूमत है, जवाब दे आप लोग हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बातें कोर्ट में कही हैं इलेक्शन से मुतालिक, वो भी बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि
मुझे मेरी पॉलिसियों को बिल्कुल तरीके से निगेट किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पूरे सूबे में तकरीर तबादलों की इजाजत नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को महदूद किया और अपनी मनमानी की है इस मौजूदा हुकूमत में जो केयरटेकर सेटअप बैठा हुआ है। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने बार बार कहा कि जी आपके मसले पर हुकूमत से राब्ता किया। उन्होंने कहा मैंने सारे हुकूमत को अपने मसाइल बता दिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो सारे इख्तियारात हैं उनको सल्ब किए जा रहे हैं, यानी कि आज वो भी अपना रोना कोर्ट में पेश कर रहे थे। तो फिर ये कौन है जो आप लोग के भी हाथ बांध रहा है ना? सवाल ये कि खान साहब तो चलो उन्होंने कर दिया रिवील कि जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, और किसने हाथ बांधे? आप लोग तो हुकूमत में, आप लोग क्यों नहीं फैसले कर पा रहे हैं? रिदा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, लेकिन मैं जो मुझे याद आएगा मैं जवाब देती जाऊंगी। जी। पहले नंबर पे तो मैं फिर वहां से जो बात इन्होंने पहले बात हुई है कि इमरान खान साहब जो थे उन्होंने जनाब वो तो सब कुछ ठीक कर रहे थे और इन्होंने खराब कर दिया। इनके ऊपर 11 के केसेस थे, फलाने के ऊपर थे, नैब ये था वो था सारा। पहले तो ये बताएं कि इमरान खान जो साहब जब से उनकी हुकूमत गई, पहले नंबर पे तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इतना रगड़ा। पहले कहते रहे कि ये सारे काम मेरे करते थे, मेरा घर सारी असम्बलियां भी चलाते थे, सेनेट भी चलाते थे, वोट भी डलवाते थे, एजेंसियां करती थी, जो है एस्टेब्लिशमेंट करती, सारे काम करते। फिर बाद में क्या हुआ, एकदम आ गया बीच में साइफर का मामला आ गया। फिर जनाब वहाँ हो गया कि अब जो अमेरिकन हुकूमत जो है इन्होंने जो है हमारे खिलाफ साजिश की है और ये एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के साथ मिलकर मेरी हुकूमत कराई है। फिर जो कहने लगे भी अब फिर जब वक्त जूं करीब आने लगा तो फिर ये कहने लगे कि अब आपको हम दोबारा हुकूमत देते हैं, आपको दोबारा जो है चीफ बना लेते हैं, सत्ता याद बना लेते हैं, थ्रू सदर कहते रहे। फिर इन्होंने जनाब उनके साथ उनको जो है वो मीर जाफर और मीर सादक और उनके लड़ाई जूं शुरू हुई और एंड तक अभी भी उनके साथ है। अभी भी हर रोज कभी बताए इमरान ने महंगाई के बारे में बात की, कभी उन्होंने कहा कि मुल्क की क्या हालात है, कभी उन्होंने ये कहा हर रोज। कभी वो एक दिन जो है वो बाजवा साहब की बात करते हैं, अगले दिन वो अमेरिका की बात करते हैं। अब अमेरिका के हाथ में हो गए हैं, अब अमेरिका बहुत अच्छा हो गया है। पहले कहता था कि जो तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रही हूँ शकील लुकमान साहिबा, मुझे बता दें, अपना बता दें, इमरान खान साहब के तुक्का कलमा पढ़ना छोड़ दें आप लोग भाई। नहीं क्यों ना करना, देखिए उसने मुल्क का बिगाड़ किया हुआ। तो आप लोग क्यों आए थे फिर? आप लोग क्यों आए थे मुझे ये बता दें। नहीं मैं बताती हूँ अगर वो इतने पावरफुल हैं, आप लोग एक तरफ हैं, वो कहते हैं इदारे, आप लोग मीडिया सब एक तरफ है। अगर आप सब एक तरफ है और इमरान खान एक नहीं समझ रहा आपसे और वो आपके सबकी नाक में नाको चवे चबा दे, तो फिर तो इसका मतलब आप सब फेल हो गए ना, यानी के। तो फिर बात सुन लेना, फिर बात सुन, हम क्यों आए? हम इसलिए आए कि वो मुल्क को डिफॉल्ट करने जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है शकीला साहिबा? अभी क्या हो रहा है? तो हमने बचाया ना, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया हमने। क्या ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? क्या हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है? हम जब से आए हैं, शुरू में आए उस वक्त IMF आया, उनसे बचाया, अब फिर बचाया और इंशाल्लाह बच गया है और हमने सारी चीजें सेटल कर ली है। हमें ठीक है, मुश्किल फैसले हैं, लोग महंगाई में पिसेंगे, मुश्किलात हैं, ये सब चीजें तो होनी थी। अब देखिए जो इन्होंने फैसला, इन्होंने शर्तें लगा के सेटलमेंट इनकी थी, मुआहदे इन्होंने साइन किए हुए थे, हमने तो नहीं किए। हम उसकी पासदारी कर रहे हैं, हम उसमें से निकाल रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट से बच गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि मुल्क जो ये डिफॉल्ट उसी वक्त ही हो जाता, 2020 जो है वो 2022 में ये डिफॉल्ट हो जाता, लेकिन हमने बचाया उसको। ये सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन ये बताएं, ये अगर आज ये होता तो अगर ऐसे महंगाई करके बचाना था तो वो तो खान साहब भी कर रहे थे, फिर नहीं तो बचा, तो मैं कह रही हूँ ना, वो तो फिर मुल्क तो गया ना, फिर उस वक्त चला जाता। आप ये कह रही हैं कि उसको दे दिए रहते, क्योंकि वो तो यही महंगाई करके तो वो भी बचा रहे थे। जो आप लोग कहते थे 3 रुपए रात की तारीकी में पेट्रोल बढ़ा दिया, मरियम औरंगजेब और शहबाज शरीफ साहब कहते थे 3 रुपए बढ़ गया, अल्लाह अकबर, एक सितम हो गया। अब 22 रुपए बढ़ गया तो कोई सितम नहीं हो रहा। नहीं तो देखिए, ये इनके किए हुए मुआहदे थे ना, ये अगर ये मुआहदे ना करते, हम मुआहदे करते तो हम ये वाले मुआहदे ना करते। अब हुकूमत जो IMF है उन्होंने ये मुआहदे उनके साथ किए हुए हैं। अब इन्होंने चूंकि उसको जो है उसको शराइत को कैंसिल किया, क्रॉस मारा, तो उसके जो असरात जो है ना इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान है, वो किसी पार्टी के साथ तो नहीं उन्होंने मुआहदा किया, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ किया था। अब हुकूमत पाकिस्तान को ही वो मुश्किल
जो है उन्होंने मुश्किल में डाला और सारी अपनी मनमानी की, अपनी शराइत पे उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। ये अब किसी एक पार्टी के साथ तो नहीं ना, तो ये सारे मामलात है। इसने आज भी आप देखिए, उन्होंने भी जो मुआहदे किए, शकीला साहब सुन लें, उन्होंने भी जो मुआहदे किए, ग्रे लिस्ट से मुल्क को बाहर निकालना था, और महंगाई का मामला इसीलिए आया क्योंकि अगर वो भी नहीं पैसे बढ़ाते और मुआहदे ना करते तो फिर इसी तरह से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता। तो ये तो फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन हुई ना दुनिया की। यानी कि आप लोग तो उस वक्त कहते थे कि इमरान खान कर रहा है महंगाई, अब आप लोग कह रहे हैं कि अभी भी इमरान खान की वजह से महंगाई हो रही है। उस वक्त कहते थे कि इमरान खान कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से हो रही है। मतलब ये कोई बात तो नहीं समझ आ रही ना, कोई कल समझ नहीं आ रही है हुकूमत की। मुझे एक सेकंड तो देना। बोले बिल्कुल, आप ही बोले। ये फैसले IMF, देखिए ये अब IMF की शराइत है, जो मुल्क के साथ हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, जो टैक्सेस लग रहे हैं, जो बिजली और गैस की प्राइसेस बढ़ रही है, ये मुआहदे IMF की शराइत पे है, हमारी शराइत पे नहीं है। हम इससे राजी नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। हमने आप लोग दुखी हैं? 85 लोगों की काबीना, जिनका पेट्रोल, जिनका घर, जिनकी मरात आम आदमी के पैसों से हो रही है टैक्स के। देखें टैक्सेस जो है वो ज्यादा उम्र, तो आप लोग बंद कर देना अपनी गाड़ियां, आप सब एमएनएस गाड़ियां रिटर्न कर दें, अपनी प्राइवेट गाड़ियों में घूमे ना, पेट्रोल बंद करा दें अपना। अगर आप लोग दुखी हैं, तनख्वाहें रोक दें, कटौती लगवाएं, आप लोग भी वही 25,000 तनख्वाह कराएं जो काम आदमी की है। करे ना, हम तो नहीं रोक रहे, लगा हमारे तो पहले आपकी हुकूमत है और कौन करेगा? सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, यही सवाल उनसे भी। एक मिनट जरा पीपल्स पार्टी से पूछ रहा हूँ, सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब। रिदा मुझे जवाब तो देने दे आपने। एक मिनट सैफुल्लाह मक्सी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सुन रहा हूँ। सैफुल्लाह मक्सी साहब, आप लोगों ने कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स उठाए? IMF ने कहा कि जी आप लोग अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स लें, आपने क्या लिए? क्या आप लोगों ने पेट्रोल बंद कर दिया अपना, अपनी तनख्वाहों में कटौतियां करा ली, क्या गाड़ियां वो वापस कर दी? आप लोग के तो वही शहानशान प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे सिंध हो चाहे फेडरल हो, लंबी लंबी कतारें और गाड़ियां हैं, शहानशान जिंदगी का लाइफस्टाइल है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। बिल्कुल, अगर नहीं आई तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक फेडरल कैबिनेट की बात है, मुझे इतना जरूर इल्म है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कैबिनेट, स्पेशली जो ये स्पेशल असिस्टेंट लिए गए हैं और वॉट एवर रीजन इतने ज्यादा हो गए हैं, वो कोई मराद ले नहीं रहे गवर्नमेंट से। सर ले रहे हैं सर, एक आपके मिनिस्टर और MNA के पास इतनी गाड़ियां हैं सर। मैं इस्लामाबाद भी पिछले हफ्ते खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ सर। मैं फेडरल मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा जी, फेडरल मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा सर। यहाँ तक कि आपके जो एडवाइजर्स लगाए ना पीपल्स पार्टी के, उनके पास भी शान गाड़ियां हैं जी। अपनी होंगी शायद सर, वो ग्रीन प्लेट्स लगी हुई उन पे, यानी कि गवर्नमेंट की नंबर प्लेट गाड़ियां, देखो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं वो। तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उनके पास सर। ऐसी सिचुएशन में तो आपको बोलना चाहिए ना, आप लोग को नहीं होनी नहीं, आप लोग तो डिसीजन मेकर्स हैं इस वक्त हुकूमत में, आप लोग नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? इसी वजह से तो आवाम रो रही है। आवाम को कोई दिली खासी मोहब्बत थोड़ी है कि जी खान साहब के बारे में वो बोलेंगी या उनके साथ देंगी, वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग भी तो कुछ करें ना, हुकूमत में तो आप लोग बैठे हुए, स्टेप्स तो आपने लेने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हुकूमत में बैठे हैं उन्हीं की ही जिम्मेदारी होती है मामलात को संभालना, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सर आप भी ये कह रहे हैं कि संभालना हुकूमत की जिम्मेदारी, शकीला बाजी भी कह रही है कि हुकूमत की जिम्मेदारी, लेकिन आप लोग के, आपके लीडरान और आपके वुज़रा, आपके वजीर आजम लेकिन कर नहीं रहे सर। दिस इज अ फेलियर सर। देखिए जी, हुकूमत के अंदर आते हुए ये बहुत सारे मुश्किल टाइम पे हुकूमत लिया और एक 13 पार्टी की कोalition ने ये गवर्नमेंट बनाई है, उसके अंदर मुश्किलात जरूर दरपेश हैं एंड अल्टीमेटली जो है हमारी परफॉर्मेंस का जो तयन करना है अवाम ने करना है, इलेक्शंस के थ्रू करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस में देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छा अकरम चीमा साहब, आपसे मेरा फिर सवाल है कि आप मुल्क की खातिर, क्योंकि इस वक्त मुल्क बहुत बुरे हालात में, क्राइसिस में है, क्या क्राइसिस एक क्रंच चल रहा है, क्या आप लोग मुल्क की खातिर बैठेंगे हुकूमत के साथ? और आपको नहीं लगता कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी ईगोज को डाउन या मेल्ट डाउन करके बैठना चाहिए हुकूमत के साथ, आप लोग को भी बैठना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, ना तो हमारी कोई ईगो है, और ईगो है तो सिर्फ हुकूमत की ईगो है, सही है। दिन रात ये सुबह दोपहर शाम जमहूरियत का राग अलापते हुए इनके मुंह नहीं थकते।
जमहूरियत की बुनियाद क्या होती है? जमहूरियत की बुनियाद होती है इलेक्शंस, और जिससे ये हर सतह के ऊपर भाग रहे हैं, हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। आइन की पामाली तक ये लोग कर गए और हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि आइन की पामाली, और मैं तो इंतज़ार कर रहा था 2 दिन पहले कि शायद रात को 12 बजे शायद कोई वही सीन दोहराया जाएगा जिस दिन हमारी हुकूमत ख़त्म हुई थी, और जिस दिन रात को 12-1 बजे अदालतें खुली थी। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब भी उसी आइन को पामाल किया होने के लिए जा रहा है। तो शायद अब भी वो कानून हरकत में आएगा, वो आइन के पासबान मैदान के अंदर आएंगे और आइन को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, ये इस गेम खेली जा रही है। और इलेक्शन जो कि बुनियादी मकसद है, जिसके लिए हमने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें कुर्बान की कि फ्रेश इलेक्शन में जाया जाए और फ्रेश मैंडेट लिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि फ्रेश इलेक्शन के नतीजे में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जीत सकती है, मुस्लिम लीग नून भी जीत सकती है, दूसरी पार्टीज भी जीत सकती हैं। क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? तो अगर इलेक्शन से भाग रहे हैं तो फिर ये किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? देखिए, अभी मेरी बहन कह रही थी कि जी वो तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था तो हमने आके बचाया। भाई, कौन सा डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था? आपने तो खुद आके फ्लोर ऑफ द हाउस इसी असम्बली के अंदर आज से जब ये बजट हो रहा था उससे पहले खुद आके इन्होंने हमारी हुकूमत की आके रिपोर्ट पेश की, जिसमें इन्होंने बताया कि 6.2 की ग्रोथ है और पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स $32 अरब, जो इससे पहले कभी नहीं हुई, वो डेटा इन्होंने आके असम्बली के अंदर पेश किया। टैक्स कलेक्शन $31 अरब की इन्होंने आके बताई कि जी इससे पहले कभी ये इतनी वो नहीं हुई। तो जो टैक्स कलेक्शन है वो भी पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड, वो भी इन्होंने आके असम्बली के अंदर बात की, और असम्बली के बजट बुक के अंदर ये रिटर्न में लिखी हुई है। जिस बात को आज मेरी बहन कह रही है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा था, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। $16 अरब जो है वो अकाउंट के अंदर छोड़ के गए थे, जिसमें से आज $2 अरब बचे। इनको सिर्फ एक ही चीज़ है, ये सारे के सारे आओ मिलकर खाते हैं एंड कंपनी है, और मुल्क को खा गए और मुल्क को लूट लिया। और मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ का तजर्बा है उस बंदे से वही तवक्को रखनी चाहिए थी, और जो इनको लाने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए था कि 40 साल से इन्होंने मुल्क का क्या भला किया है जो आके इन्होंने करना है। तो अब ये समझते थे कि अब हमारे पास शार्ट टाइम है, तो अब इन्होंने वही काम मुल्क के साथ इन 10 महीनों के अंदर कर दिया। अवाम का बुरा हाल कर दिया, अवाम को बेरोज़गार कर दिया, और मुल्क को इतना नीचे लगा दिया है कि मैं समझता हूँ कि अब इंतहाई मुश्किल होगा आने वाली हुकूमत के लिए भी इस मुल्क को रिवाइव करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अकरम चीमा साहब, आपका सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब, आपका शकीला लुकमान साहब, आपका तीनों मौजूद मेहमानों का, और इससे पहले फैसल चौधरी साहब भी थे, आप चारों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कुछ भी हो, सियासतदान और ये मुल्क इस तब तक ही है ना जब तक इस मुल्क के अवाम हैं और उनकी बेहतर और भलाई है, फलाह बहबूद है, उनकी बेहतर स्ट्रेटजी हो, उनके हवाले से उनको बेहतरीन और सही किस्म का माहौल हो, पैसा हो, हर कुछ उनके बुनियादी मसाइल हल हो रहे हो। अगर ये सब कुछ नहीं होगा, अवाम नहीं होंगे, मुल्क नहीं होगा, तो कहाँ सियासत करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।